जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और यदि हार भी गए तो सीख मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन में बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेंडिचर टाइप्स क्वेश्चंस, जो कि फिल्टर्ड क्वेश्चंस होंगे। यानी आज ऐसे टॉपिक पर चर्चा हम लोग करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ यदि आप अकाउंट डिपार्टमेंट में तो आपको इन सारी बातों का नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी सर्वे आर कंडक्टेड इन रेलवे बिफोर टेकिंग डिसीजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइंस। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नई लाइन के निर्माण से पहले कितने तरह के सर्वेक्षण किए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है 5, 3, 4, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन वंस अगेन, हाउ मेनी सर्वेज आर कंडक्टेड इन द रेलवे बिफोर टेकिंग डिसीजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। यानी 4 तरह के जो सर्वे है वो किया जाता है कोई भी नई लाइन के निर्माण करने से पहले 4 तरह के सर्वेक्षण किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर ए लाइन इज टू बी बिल्ट और नॉट, इट इज टू बी डिसाइडेड ऑन विच सर्वे। कहता कोई भी लाइन बनाई जाएगी या नहीं ये किस सर्वेक्षण के आधार पर तय होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, और इसका जो राइट आंसर है वो है प्रीलिमिनरी सर्वे इन कंजक्शन विथ ट्रैफिक सर्वे। यानी प्रारंभिक सर्वेक्षण यातायात सर्वेक्षण के साथ। यानी whether a line is to be built or not, it is to be decided on which survey। that means कोई लाइन बनाई जाएगी या नहीं ये किस सर्वेक्षण के आधार पर तय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिलिमिनरी सर्वे इन कंजक्शन विथ ट्रैफिक सर्वे। यानी यातायात सर्वेक्षण के साथ साथ प्रारंभिक सर्वेक्षण, उस दौरान ये तय किया जाता है कि लाइन कोई भी लाइन है जो बनाई जाएगी या फिर नहीं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि व्हाट आर डिमांड फॉर ग्रांट्स। यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स से क्या समझते हैं। तो देखिए सीधा सीधे डायरेक्ट ऑप्शन पर आते हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बिकॉज डिमांड फॉर ग्रांट जो है, जो बेसिकली है कि द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि सरकारी प्रपोजल जो भी है, गवर्नमेंट का प्रपोजल, वो कंसोलिडेटेड फंड यानी समेकित निधि से व्यय की ज़रूरत पूरा करने को राशि जो निकाला जाता है, यानी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स के फॉर्म में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है ना, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स टू लोकसभा और द एस्टिमेट ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेज फिक्स्ड बाय रेलवे बोर्ड फॉर ईच रेलवे एंड दोज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वर्क्स M&P and consolidated in groups is called demand for grants। यानी इसको हिंदी में समझा जाए तो गवर्नमेंट प्रपोजल जो भी है, यानी वो समेकित निधि से व्यय की ज़रूरत पूरा करने को राशि निकालने का जो डिमांड फॉर ग्रांट्स के फॉर्म में जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, या जो प्रत्येक रेलवे के संचालन व्यय के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि तथा निर्माण कार्य एवं M&P खर्च का इंटीग्रेटेड जो है वो वर्गीकृत व्यय है, जो कि डिमांड फॉर ग्रांट्स कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रॉस अर्निंग। अब ये ग्रॉस अर्निंग क्या होता है, ग्रॉस अर्निंग क्या है। तो ग्रॉस अर्निंग जो है वो विषय के लिए है कि द ट्रू अर्निंग्स इज एन अकाउंटिंग पीरियड वेदर एक्चुअल रियलाइज्ड और नॉट। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक जो
अकाउंटिंग पीरियड है, यानी एक जो लेखा अवधि है कि वास्तविक जो आय है वो वास्तव में प्राप्त हुआ है या नहीं है, यही है ग्रॉस अर्निंग। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी ए ट्रू अर्निंग्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड वेदर एक्चुअल रियलाइज्ड और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द ग्रॉस रिसिप्ट। देखिए ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, ग्रॉस अर्निंग क्या होता है। तो इसी सीक्वेंस में जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है कि व्हाट इज़ द ग्रॉस रिसिप्ट। अब देखिए ग्रॉस रिसिप्ट क्या होता है कि ग्रॉस रिसिप्ट जो होता है बेसिकली अर्निंग जो होता है ना एक्चुअली रियलाइज्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक लेखा वर्ष में जो वास्तविक आय जो हमें प्राप्त होती है, जो मिलती है, दैट इज कॉल्ड सकल प्राप्ति कह सकते हैं, यानी ग्रॉस रिसिप्ट। यानी व्हाट इज द ग्रॉस रिसिप्ट, तो अर्निंग एक्चुअली रियलाइज्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, यही है ग्रॉस रिसिप्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए। और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेट रेवेन्यू, यानी नेट रेवेन्यू से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेट रेवेन्यू, यानी शुद्ध राजस्व, जिसको हिंदी में कह सकते हैं शुद्ध राजस्व से क्या समझते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर डी, यानी ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट को में माइनस करना है क्या, टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस, यानी टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस कितना हुआ और ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट कितना हुआ, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया जाए तो हमारा फिर नेट रेवेन्यू का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, हालांकि मैं थोड़ा सा आपको फोकस कर देता हूँ कि एस्टिमेट जो होता है वो बेसिकली 7 टाइप्स का होता है एस्टिमेट्स, उसी में से वन ऑफ देम इज एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। तो क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टेक्निकली नोन एज, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो अप्रूवल लिया जाता है उसको टेक्निकली किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल लिया जा रहा है, दैट मीन्स उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसको कि टेक्निकली हम लोग जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के रूप में। और उसी एस्टिमेट्स में एक जो अगली कड़ी है वो है डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टेक्निकली नोन एज। देखिए एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो अप्रूवल लिया गया तो उसको टेक्निकली हम लोग जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बट हेयर इज डिटेल एस्टिमेट, इसको भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो अप्रूवल लिया जाता है, बट इसको जो टेक्निकली इसको जो कहा जाता है वो है टेक्निकल सैंक्शन। इसको क्या कहा जाता है, टेक्निकल सैंक्शन। पहला में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, अब आदि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट की बात होगा और यदि डिटेल एस्टिमेट की बात होगा और वहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल के नीड है तो उसे टेक्निकली हम लोग जानते हैं टेक्निकल सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट इज प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है वो आप बाहरी ब्रदर्स का नाम सुने होंगे, उस बुक्स उसी राइटर्स का जो बुक है जो कि बेसिकली प्रिपेयर किया गया है अपेंडिक्स 3A के लिए, तो उसी से कुछ कलेक्शन है और कुछ अपना कलेक्शन है जो कि आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो बस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए और देखते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। इसके पहले था ओनली एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, बट हियर इज प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। तो प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट क्या होता है, तो प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट जो होता है दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जिसे अनुमोदन की ज़रूरत होती है या जिसे रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाता है अनुमोदन के लिए, तो वैसे एस्टिमेट को हम लोग प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी
प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में रेलवे बोर्ड आपका की पॉइंट हो गया, यानी उसका जो अप्रूवल होगा वो रेलवे बोर्ड के द्वारा होगा। यानी प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट की बात हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लगेगा, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट की बात हो तो फिर उसको रेलवे बोर्ड के द्वारा अप्रूवल होगा। बस कॉन्सेप्ट इतना ही क्लियर कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म, यानी किस फॉर्म में जो कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट होता है, यानी जो प्रोजेक्ट निर्माण एस्टिमेट है उसे किस फॉर्म में बनाया जाता है। बेसिकली क्वेश्चन यही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉर्म E553 यानी 553 ई का 553 फॉर्म में कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कंपल्सन एस्टिमेट, अब देखिए सारा चीज़ जैसा कि हमने आपको बताया कि एस्टिमेट बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं, उसी में एक है कि कंपल्सन एस्टिमेट, यानी ए कंपल्सन एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन सस्पेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट एज प्रोवाइडेड इन पारा, यानी कितने नंबर पारा में, यानी समापन प्राक्कलन निर्माण प्राक्कलन के अधिक्रमण में बनाए जाते हैं, जैसा जो कि कितने नंबर पैरा में उल्लेख है। क्वेश्चन बेसिकली यही है और इसका जो राइट आंसर है वो है पैरा 1701 का ई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 1701 का पैरा ई, है ना। यानी द कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट अभी बात की है, और इस जो क्वेश्चन में कि जो कंपल्सन एस्टिमेट होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है सस्पेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट, यानी निर्माण प्राक्कलन के अधिगमन करके समापन प्राक्कलन निर्माण बनाया जाता है, कंपल्सन एस्टिमेट तैयार किया जाता है, जो कि फॉर्म नंबर जिसकी पैरा कितने में वर्णित है 1701 का ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जूम कर लिया जाए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि व्हाट इज द रोल ऑफ द टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, यानी टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो होता है उनका रोल क्या होता है, टेंडर स्वीकार करने वाला अधिकारी की क्या भूमिका होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की जो भूमिका होती है वो होती है कि इट इज़ द अथॉरिटी हु एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ टीसी, यानी टेंडर कमिटी, और इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन टेंडर कमिटी एंड शैल नॉट वर्क एज मेंबर ऑफ टीसी, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। यानी टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की भूमिका क्या होती है, तो कहता है इट इज़ द अथॉरिटी हु एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ टीसी, यानी टेंडर कमिटी का जो रिकमेंडेशन होता है उसको एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ही होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेंडर कमिटी एंड शैल नॉट वर्क एज मेंबर ऑफ टीसी, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और एज ए मेंबर ऑफ टीसी यानी टेंडर कमिटी के मेंबर के रूप में काम नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि अंडर विच एक्ट एग्रीमेंट इज मेड, अंडर विच एक्ट एग्रीमेंट इज मेड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के अनुसार करार बनता है, करार एग्रीमेंट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भारतीय अनुबंधन अधिनियम 1872 के तहत, यानी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बिल्स विच आर पेवेबल बाय रेलवे टू द फर्म्स फॉर सप्लाई और सर्विस रेंडर्ड बाय देम आर कॉल्ड, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि फर्मों को सप्लाई या सेवा के बदले रेलवे द्वारा जिन बिलों का भुगतान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बिल्स पेवेबल। देखिए रेलवे के द्वारा भुगतान किया जा रहा है पेवेबल, तो आंसर हो जाएगा बिल्स पेवेबल। यदि रिकवरेबल रहता है तो रिसीवेबल हो जाता, बट हियर इज बिल्स पेवेबल। आगे देखते हैं, कहता है बिल्स विच आर रिकवरेबल बाय रेलवे टू द फर्म्स फॉर सर्विस और फैसिलिटीज रेंडर्ड बाय रेलवे आर कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। आ गया, दोनों एक ही जगह है, तो की पॉइंट इसमें क्या हो गया
यदि यहाँ रिकवरेबल रहेगा तो बिल्स रिसीवेबल होगा, और यदि पेवेबल रहेगा तो फिर बिल्स पेवेबल हो जाएगा। ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क रजिस्टर इज, अब वर्क रजिस्टर क्या होता है, वर्क रजिस्टर क्या होता है या वर्क रजिस्टर क्या है, दोनों एक ही बात हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कलेक्टिव रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैंक्शनड वर्क, जो भी वर्क सैंक्शन किया गया है और उस पर जो कलेक्टिव रिकॉर्ड किया गया एक्सपेंडिचर का, इंक्लूडिंग दैट चार्जेबल टू रेवेन्यू, यानी स्वीकृत कार्यों पर व्यय का क्या कर सकते हैं, मतलब संग्रहित रिकॉर्ड जो कि राजस्व को प्रभावित करता है। यानी वर्क रजिस्टर क्या है, तो वर्क रजिस्टर वैसा रजिस्टर है जो कि कलेक्टिव रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैंक्शन वर्क इंक्लूडिंग दैट चार्जेबल टू रेवेन्यू, जो कि राजस्व को प्रभावित करता है, वैसे कलेक्टिव रिकॉर्ड है एक्सपेंडिचर का। यानी जो भी सैंक्शन वर्क किया जाता है और उस सैंक्शन वर्क पर जो भी एक्सपेंडिचर का कलेक्शन है, रिकॉर्ड है, और जो रेवेन्यू को प्रभावित करता है, दैट इज कॉल्ड वर्क रजिस्टर। वर्क रजिस्टर में बेसिकली यही सब चीज़ का मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर ड्राफ्ट पैरा। ड्राफ्ट पैरा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि ड्राफ्ट पैरा क्या है। तो ड्राफ्ट पैरा जो है वो बेसिकली एक ऐसा पैरा है जो कि कह सकते हैं कि ड्राफ्ट पैरा इज रिलेटेड विथ ऑडिट ऑब्जेक्शन ऑफ सीरियस नेचर इन्वॉल्विंग सीरियस लैप्सेस इन रूल्स और इरेगुलरिटीज ऑफ ह्यूज अमाउंट। यानी ड्राफ्ट पैरा वैसा पैरा है जो कि गंभीर प्रकृति की जो लेखा परीक्षा जो कि आपत्ति से संबंधित है, जिसमें नियमों में गंभीर कमियां या बड़ी राशि की अनियमितताएं शामिल होती है, तो वैसे पैरा को हम लोग ड्राफ्ट पैरा के रूप में जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा सा जूम। कहता है मशीनरीज लाइक वेल्डिंग मशीन्स, generators etc available in the field units are correctly and checked to see that proper blanks is maintained for each item and no machinery is lying idle or out of commissioning। क्वेश्चन देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन यदि इसका हिंदी सेंस यदि समझा जाए तो है कुछ नहीं। कह रहा है कि फील्ड यूनिट में रखी जो मशीनरी होती है, जैसे कि जनरेटर, वेल्डिंग मशीन etc की जांच करके देखा जाता है कि हर आइटम के लिए उचित या प्रतिपादित किया जा रहा है या फिर कोई मशीनरी प्रयोग में नहीं है या बेकार पड़ी है। तो ऐसे मशीनरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मशीनरी को क्या कहा जाता है? तो ऐसे मशीनरी को बोला जाता है इतिहास बुक, हिस्ट्री बुक। रेलवे में यदि एक्सपेंडिचर की बात हो और उसमें हिस्ट्री बुक बोला जाए कि हिस्ट्री बुक क्या है, व्हाट डू मीन बाय हिस्ट्री बुक, तो हिस्ट्री बुक एक ऐसा बुक है जिसमें मशीनरी लाइक बिल्डिंग मशीन्स, जनरेटर्स आदि रखा जाता है और उसमें ये चेक किया जाता है कि कोई भी आइटम उचित है या जो भी मतलब प्रोवाइड किया गया उचित है या नहीं, सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, कोई मशीनरी प्रयोग में है या नहीं, या फिर बेकार पड़ी हुई है। तो ऐसे बुक को हिस्ट्री बुक कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 60 कि चूँकि मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ फिल्टर्ड क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। टू मीट द कॉस्ट ऑफ प्लान, सर्वे एंड एस्टिमेट ऑफ डिपॉजिट वर्क्स कैरिड आउट फॉर अदर डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज, द ब्लैंक्स आर कलेक्टेड इन एडवांस एंड क्रेडिटेड टू रेलवे। तो क्वेश्चन कहने का ये है कि निक्षेप कार्यों के लिए, डिपॉजिट वर्क के लिए जो दूसरे विभागों और स्थानीय निकायों के लिए कराए जाने और उसका प्लान, सर्वे और प्रकलन की जो कॉस्ट है वह संबंधित विभागों से अग्रिम में ली जा चुकी है, यानी एडवांस ली जा चुकी है और रेलवे को क्रेडिट भी की जा चुकी है। तो वैसे प्रभार को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि परसेंटेज चार्जेज एज पर द स्केल ऑफ वर्क,
यानी कार्य के पैमाने के अनुसार जो प्रतिशत प्रभार होता है वो उसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन इम्पॉर्टेंट कि व्हेन अ वर्क इज अंडरटेकन बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट local bodies etc is to be levied to cover the cost of tools and plants establishment supervision on project at the rate of 12.5% of cost of work including the cost of land। ये देखिए पूरे क्वेश्चन का सार ये है कि जब रेलवे द्वारा कोई कार्य दूसरे विभागों द्वारा स्थानीय निकायों के लिए कराए जाने हैं या फिर कोई प्लान है, सर्वे है या प्रकलन है जिसका कि कॉस्ट संबंधित विभागों से अग्रिम रूप में ली जा चुकी है और अग्रिम रूप में ली जा चुकी है और जो कि जिसका कि प्रतिशत जो कि शामिल है 12.5%, तो पैसे प्रवाह को किस रूप में जाना जाता है तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल चार्जेस। यानी यदि आसान शब्दों में एक बार फिर से बोला जाए तो डिपार्टमेंटल चार्जेस वैसे चार्जेस को कहा जाता है जब रेलवे किसी दूसरे स्थानीय या लोकल बॉडी दूसरे का काम करता है और तो रेलवे के द्वारा जो काम करवाया जाता है तो रेलवे कुछ अपना कमीशन लेता है और वो कमीशन 12.5% के रेट से लिया जाता है तो उसे कौन से चार्ज कहा जाता है तो उसको डिपार्टमेंटल चार्जेस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्क्स विच आर अर्जेंटली नेसेसरी to safeguard life or property or to repair the damage of railway line caused due to flood, accident or other unforeseen contingency can be started with blanks before preparation of detailed estimate। यानी डिटेल एस्टीमेट को प्रिपेयर करने से पहले यानी रेलवे लाइन की जो टूट फूट होती है जिसे किसी फ्लड के द्वारा या फिर एक्सीडेंट के द्वारा किया जाता है तो उस समय जो एक सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस सर्टिफिकेट को बेसिकली किस रूप में जानते हैं तो वैसे सर्टिफिकेट को अर्जेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है। यानी वर्क्स विच आर अर्जेंटली नेसेसरी टू सेफगार्ड लाइफ और प्रॉपर्टी और द रिपेयर द डैमेज ऑफ रेलवे लाइन। यानी रेलवे लाइन का डैमेज चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे फ्लड की वजह से हो या फिर एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर अदर अनफोर्सेशन कंटीजेंसी की वजह से हो, तो उस समय जो अर्जेंटली नेसेसरी जो वर्क होता है फॉर द टू सेफ गार्ड लाइफ और प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हैं रिपेयर ऑफ द डैमेज ऑफ रेलवे, तो उस समय एक सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है और उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं अर्जेंसी सर्टिफिकेट। ओके, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाइल एक्सिक्यूटिंग द वर्क्स ऑफ लार्ज इंस्टेंस ऑफ लार्ज वेरिएशंस to the estimate are considered as blanks of sanctioned project estimate। यानी यदि वास्तव में आरंभ होने वाले कार्य के निष्पादन से पहले परियोजना में किसी प्रोजेक्ट में यदि संशोधन आवश्यक हो जाता है तो वह स्वीकृत निर्माण या परियोजना जो एस्टिमेट होता है का क्या होता है, ये प्रोडक्टिव टेस्ट होता है, मटेरियल मॉडिफिकेशन होता है या फिर डिज़ाइन चेंजेज ऑफ प्रोजेक्ट होता है, तो ये होता है मटेरियल मॉडिफिकेशन। क्योंकि देखिए मटेरियल मॉडिफिकेशन इसलिए कि वाइल एक्सिक्यूटिंग द वर्क्स ऑफ लार्ज इंस्टेंस ऑफ लार्ज वेरिएशन टू द एस्टीमेट और कंसिडर्ड एज मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ सैंक्शन प्रोजेक्ट एस्टीमेट। कोई भी सैंक्शन प्रोजेक्ट एस्टीमेट है और उस पर जब एग्जीक्यूटिंग द वर्क्स लार्ज इंस्टेंस या फिर लार्ज वेरिएशन कर सकते हैं तो वैसे एस्टीमेट पर जो कंसीडर किया जाता है तो उसे मटेरियल मॉडिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मटेरियल मॉडिफिकेशन इज डिफाइंड इन पारा। यानी मटेरियल मॉडिफिकेशन को किस पैरा में डिफाइन किया गया है तो इसका जो राइट आंसर है पैरा नंबर 1110 यानी 1110 1110 मटेरियल मॉडिफिकेशन को डिफाइन किस पैरा में किया गया है ई का 1110। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता द ब्लैंक्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर
which only unit price are specified for various kind of works or material supplies, the contractor engages to carry out a work or effect supply as specified and within a given period. तो उसे किस रूप में जाना जाता है? यानी एक ऐसा करार, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें यूनिट दर कार्य या सप्लाई में निहित प्रत्येक आइटम की दी जाती है और उसे ठेकेदार के द्वारा एक निश्चित तय अवधि में कार्य या सप्लाई करनी होती है, यानी निश्चित अवधि में कॉन्ट्रैक्टर को काम करना होता है, तो उसे किस करार के रूप में जाना जाता है? तो उसे पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। यानी पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, वैसे करार को कहते हैं, एग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें कि यूनिट दर कार्य या सप्लाई में निहित प्रत्येक आइटम की जो पूर्ति होती है वो कॉन्ट्रैक्टर को एक निश्चित समय अवधि में कार्य को वहाँ पर सप्लाई करना होता है मटेरियल को, और उस कार्य को उस निर्धारित समय में पूरा करना होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि द जोनल कॉन्ट्रैक्ट एडॉप्टेड ऑन द रेलवे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लैंक्स एंड नॉर्मली कमेंस्ड फ्रॉम द पीरियड 1 जुलाई टू 30 जुलाई ऑफ ईच ईयर और फॉर 2 ईयर्स। यानी रेलवे में जो क्षेत्रीय कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी क्षेत्रीय कॉन्ट्रैक्ट मतलब जोनल कॉन्ट्रैक्ट जो अपनाए जाते हैं, उसको किस वर्ग में आते हैं और समानता 1 या 2 साल के होते हैं तथा शुरू होते हैं, और जो शुरू किससे होता है? तो 1 जुलाई से लेकर जून तक। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैसे कॉन्ट्रैक्ट को किस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है? तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को भी पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर जो होगा पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी यानी प्राइस वेरिएशन क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, यानी पीवीसी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो पीवीसी जो है वो जोनल वर्क्स टेंडर के लिए नहीं है, टेंडर बिलो RS 5 करोड़ ये भी नहीं है, सर्विस टेंडर्स लेस देन 18 मंथ्स करेंसी ये भी नहीं है, यानी ऑल ऑफ एबव। यानी पीवीसी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जोनल वर्क्स टेंडर, टेंडर बिलो RS 5 करोड़, सर्विस टेंडर लेस देन 18 मंथ्स करेंसी, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। लेकिन आपको एक अपडेट बता देते हैं कि जो पीवीसी है वो आपको मार्च 2022 से वो 2 CR हो गया है, 2 CR, यानी ऑप्शन में 2 CR रहेगा। यहाँ जो 5 CR है वो 2 CR लेगा उसका जगह, यानी 2 CR आना चाहिए। यानी ये जो बोल रहा है कि टेंडर बिलो RS 5 करोड़, तो ये गलत है अपडेट के अकॉर्डिंगली यदि देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेंडर बिलो 2 करोड़, वहाँ पर पीवीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वाई द फाइनल मॉडिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड, फाइनल मॉडिफिकेशन क्यों प्रिपेयर किया जाता है ना? तो फाइनल जो मॉडिफिकेशन होता है, जो फाइनल मॉडिफिकेशन है वो किस लिए तैयार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टू रिव्यू द एक्सपेंडिचर फॉर द करेंट ईयर इन फरवरी ईच ईयर एंड ईच ग्रांट, यानी चालू वित्तीय वर्ष के व्यय की फरवरी में जो समीक्षा प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक ग्रांट में किया जाता है उसके लिए फाइनल मॉडिफिकेशन तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडर इज एडॉप्टेड जनरली, यानी 2 पैकेट सिस्टम जो है वो जनरली एडॉप्ट किया जाता है किस किस कंडीशन में? क्वेश्चन है 2 पैकेट सिस्टम वो किस किस कंडीशन में ये किया जाता है, मतलब एडॉप्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका कि टू गेट वाइडर पार्टिसिपेशन, या टू एक्सेस द टेंडर्स टेक्निकली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल बीड, या टू रिस्ट्रिक्ट द कंपटीशन, या नन ऑफ द एबव। यानी क्वेश्चन है कि निविदा के 2 पैकेट जो सिस्टम होता है उसके अंतर्गत समानता निविदाएं जो टेंडर्स होती है वो आमंत्रित की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टू एक्सेस द टेंडर्स टेक्निकली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द
फाइनेंशियल बीड, यानी बिना वित्तीय बोली से प्रभावित हुए निविदा के जो तकनीकी तौर पर जांच किया जाता है वो 2 पैकेट सिस्टम उस कंडीशन में एडॉप्ट किया जा सकता है या किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द वर्क स्टैंडर्ड द एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सबमिशन पीजी बियॉन्ड पीजी मीन्स परफॉर्मेंस गारंटी। एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि अर्जेंसी सर्टिफिकेट, परफॉर्मेंस गारंटी, एसडी, एलडी, लमसम वर्क, ये सब का डिस्कशन एक अलग से उसका एक वीडियो में दिया जाएगा ताकि आप लोग को सब समझने में सावधानी हो। तो इसका जो है वो है विथ 12% इंटरेस्ट फॉर पीरियड अप टू 60 डेज, यानी फॉर द वर्क स्टैंडर्ड्स द एक्सटेंशन ऑफ टाइम एक्सटेंशन कितना हो जा सकता है, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, और पीजी बियॉन्ड 21 डेज का होगा तो विथ 12%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउज 62 कहता है कि क्लाउज 62 ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ, यानी क्वेश्चन का सेंस ये हुआ कि जीसीसी का वर्क्स ठेका का जो क्लाउज है 62 वो किस लिए होता है, वो किस लिए होता है क्लाउज 62। तो क्लाउज 62 एक्चुअली में जो होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ए राइट ऑफ रेलवे ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यानी क्लाउज 62 क्या है कि रेलवे का अधिकार ये होता है कि वो ठेके का निश्चितकरण या ठेकेदार के डिफॉल्ट के कारण, यानी रेलवे का अधिकार के रूप में ठेके का निश्चितकरण, यानी रेलवे को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, निश्चितीकरण जिसको कहते हैं टर्मिनेट कर सकता है, एंड ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के डिफॉल्ट के वजह से रेलवे जो है, रेलवे को ये पावर है, राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। बेसिकली क्लाउज 62 यही है। तो यदि क्लाउज 62 टर्म्स आपके सामने आए तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर का यदि कोई फॉल्ट के वजह से रेलवे को ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, क्लाउज 62। और क्लाउज 64 क्या कहता है, क्लाउज 64 ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ, तो क्लाउज 64 जो है वो है डिमांड फॉर आर्बिट्रेशन, डिमांड फॉर आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के लिए मांग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिमांड फॉर आर्बिट्रेशन, यानी क्लाउज 64। अभी हम लोग पढ़े क्लाउज 62, अब क्लाउज 62 है वो है डिमांड फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मीन्स होता है मध्यस्थता, मध्यस्थता के लिए जो मांग की जाती है वो क्लाउज 64 के अंतर्गत है। न्यू जीसीसी फॉर सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यानी न्यू जीसीसी जो है, न्यू जीसीसी यानी सेवा कार्यों के लिए जो नई जीसीसी है वो कब से लागू की गई है, तो जो न्यू जीसीसी है वो लागू किया गया जनवरी 2018 से, यानी जनवरी 2018। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बैलेंस वर्क एट रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर शुड नॉट बी टेकन एट ए लेवल लोअर देन, यानी किस लेवल के लोअर देन से नहीं होगा उसका समापन। तो इसका जो राइट आंसर है कि द अथॉरिटी हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी ठेकेदार को लागत एवं जोखिम पर ठेके की जो समाप्ति या फिर शेष कार्य के लिए जो टर्मिनेशन के संबंध में जो निर्णय लिया जाता है तो उसका निर्णय किससे निचले स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं लिया जा सकता है। तो जो अपॉइंटिंग जो साइनिंग अथॉरिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट का वो उनसे नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द अथॉरिटी हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट है कि इन द इवेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड द रेलवे इन द कॉन्ट्रैक्ट मैटर द सेम मे टू रेफर टू ब्लैंक्स एज प्रोवाइडेड इन द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ठेकेदार या फिर रेलवे के बीच में करार के मामले में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो इसे रेफर किया जाता है वो करार के किन शर्तों के अनुसार, करार के किन शर्तों के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि लास्ट वन क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन है कि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड विल बी ट्रीटेड एज ब्लैंक्स एंड डील्ड अकॉर्डिंगली फॉर ऑब्टेनिंग द सैंक्शन। यानी क्या कर सकते हैं, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड विल बी ट्रीटेड एज एंड डील्ड अकॉर्डिंगली फॉर ऑब्टेनिंग द सैंक्शन। यानी जो पंच निर्णय को लागू करने में या होने वाला जो व्यय किया जाएगा या उसी के अनुसार जो डील किया जाएगा वो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु वो क्या कहलाएगा, वोटेड एक्सपेंडिचर कहलाएगा या फिर चार्ज एक्सपेंडिचर कहलाएगा या फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट कहलाएगा या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए एक्चुअली में ये चार्ज एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ये क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर, क्योंकि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड विल बी ट्रीटेड एज, तो वो जो सेटलमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो ट्रीट किस रूप में किया जाएगा, तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ज एक्सपेंडिचर। डियर फ्रेंड्स, आई होप आज आपका वीडियो का कुछ माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा क्लाउज 62 के बारे में, क्लाउज 64 के बारे में, डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में, ड्राफ्ट पैरा के बारे में। तो इसीलिए कुछ फिल्टर्ड क्वेश्चन था जो कि आपके सामने आज आपका डिस्कशन हुआ। आई होप वीडियो में 1 से 2 बार देखिएगा, तो जो भी पॉइंट्स पर अभी डिस्कशन हुआ वो आपका माइंड मेकअप पूरी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।